नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो हम हमारी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से कारक पढ़ रहे थे। कारक में हमने कारक के बारे में पढ़ा, कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में जाना। तो एक बार फिर से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के क्या होते हैं? कारक भेद होते हैं। कारक विभक्ति जो चिन्ह लगाते हैं हम वाक्य में, जैसे कर्ता का जो चिन्ह होता है ने और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को, यानी उनको हम विभक्ति भी बोलते हैं, परसरक भी बोल सकते हैं और कारक चिन्ह भी उनको बोलते हैं। तो कर्ता कारक हमने पढ़ लिया था, हमने कर्म कारक पढ़ लिया था। तो आइए आज हम कारक 3 कर्ण कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ण कारक किसे कहते हैं। कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, द्वारा। इसे परसरक भी बोल सकते हैं और विभक्ति चिन्ह भी हम बोल सकते हैं। क्रिया के करने का साधन, क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, यानी कि क्रिया का जो साधन होगा उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक। वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह कर्ण कारक कहलाता है, यानी क्रिया के करने का साधन कर्ण कहलाता है, कर्ण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह भी क्या होता है? कर्ण कारक कहलाता है। 2 प्रकार से हम इसकी परिभाषा जो है वो लिख सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण इसका, सुमन ने चाकू से फल काटा, विवेक ने डंडे से चूहे को भगाया, रोशन ने पेंसिल से चित्र बनाया, राधा साइकिल से स्कूल गई। तो यहाँ जो है अलग अलग प्रकार से जो करता है वो अपनी जो क्रियाओं को जो कर रहा है वो अलग अलग प्रकार से साधन प्रयोग कर रहा है। देखिए यहाँ जो सुमन है वो फल काटने का काम चाकू से कर रही है, विवेक जो है वो चूहे को भगाने का काम डंडे से कर रहा है, रोशन जो है वो पेंसिल से क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, और राधा जो है वो स्कूल जाने का जो काम है वो स्कूल जो जा रही है वो किस साधन से जा रही है? साइकिल से जा रही है। तो यहाँ काटने का साधन क्या हुआ? चाकू। भगाने का साधन क्या हुआ? डंडा। चित्र बनाने का साधन पेंसिल, और जाने का जो साधन है, जो जा रही है उसका जो साधन है वो है साइकिल। तो ये सब के सब क्या है? कर्ण कारक हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? कर्ण कारक कह सकते हैं। यानी जिससे काटा गया, चाकू से काटा गया, चाकू हमारा क्या रहेगा? कर्ण कारक रहेगा। जिससे भगाया गया, डंडा जो हमारा था चूहे को भगाने का काम कर रहा था, चित्र बनाने का काम पेंसिल से किया जा रहा था, और जो जाने का काम है वो साइकिल से किया जा रहा था। ये सब के सब हमारे क्या हैं? साधन हैं। उन साधनों को ही हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। यानी हमें चिन्ह भी मिलेगा, जैसे चाकू से हमने कहा था कर्ण कारक के चिन्ह भी या विभक्ति भी, परसरक भी इनको बोलते हैं, मिलते हैं, हमें से मिलेगा। डंडे से, पेंसिल से, साइकिल से, इस प्रकार के चिन्ह भी हमें अगर मिलते हैं, अगर परसरक हमें मिलता है, विभक्ति भी मिलती है, तो वहाँ भी क्या होगा? कर्ण कारक होगा। लेकिन देखना है हमें कि कर्ता साधन के रूप में उनका प्रयोग कर रहा हो। कर्ण कारक की यदि पहचान करनी है हमें, तो क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ण कारक होता है। यानी कि हमें वाक्य में क्या करना है? जो हमें एक वाक्य दिया गया है, जैसे रमा ने पेन से निबंध लिखा, ये वाक्य हमें दिया गया है। अब इसमें से हमें कर्ण कारक को छांट करके अलग करना है। तो हम वाक्य में क्या करेंगे? इसी वाक्य में हम इसका प्रश्न निर्माण कर देंगे, प्रश्न बना देंगे। रमा ने किससे निबंध लिखा, तो जैसे ही हमने किससे किया, जो इसका जो उत्तर आएगा, अब जो इसका उत्तर है पेन से, तो पेन हमारा क्या रहेगा? कर्ण कारक रहेगा। यानी क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ण कारक होता है। कहने का मतलब क्या है? जो उत्तर उसका आएगा वो क्या रहेगा? हमारा कर्ण कारक रहेगा। तो कर्ण कारक यानी कि क्रिया के करने का साधन कर्ण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है वह भी कर्ण कारक कहलाता है। यानी कि कोई ना कोई साधन होगा, उसकी पहचान यदि करनी है हमें, तो वाक्य में हम किससे या किसके द्वारा लगा करके वाक्य में जब प्रश्न निर्माण करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, उसका यदि प्रश्न करेंगे, जो उसका उत्तर आएगा वही हमारा क्या रहेगा? कर्ण कारक रहेगा। तो ये था हमारा कर्ण कारक। आइए हम आगे चलते हैं हमारे कारक नंबर 4 पर, वो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए या को, यानी के लिए और को, 2 इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। को हमने कर्म कारक में भी पढ़ा और संप्रदान कारक में भी पढ़ रहे हैं।
तो आइए जो को है उसके बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, संप्रदान कारक में कैसे प्रयोग होगा और कर्म कारक में इसका कैसे प्रयोग होता है, वो आगे जानेंगे। इसमें हम कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। भाव ये है कि जिसके लिए क्रिया की जाएगी, जिसके लिए कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे विवेक ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ देखिए विवेक ने श्याम को, मालिक ने नौकर को वेतन दिया, माता जी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे, दादी जी ने बच्चों को टॉफ़ियाँ दी। तो यहाँ देखिए विवेक, मालिक, माता जी, दादी जी जो कर्ता हमारा है उनके द्वारा श्याम, नौकर, गरीबों तथा बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है, यानी कि बच्चों के लिए कार्य किया गया है। अतः श्याम को, नौकर को, गरीबों के लिए और बच्चों को हमारा क्या रहेगा, ये संप्रदान कारक रहेंगे। यानी या फिर संप्रदान के उदाहरण है हमारे पास, ये संप्रदान के उदाहरण हैं। संप्रदान कारक की यदि हमें पहचान कर रहे हैं तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे, किसको, किसके लिए, किसको और किसके लिए, या फिर किस हेतु लगा करके भी हम अगर प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। नीता ने शिखा के लिए पेंसिल खरीदी, तो नीता ने किसके लिए पेंसिल खरीदी, शिखा के लिए, जो उत्तर रहा हमारा वो हमारा संप्रदान कारक रहा। अभी किस हेतु देखिए, विद्यार्थी ने अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा, किस हेतु लिखा, अवकाश हेतु लिखा। यानी किस हेतु का भी यदि प्रयोग कर करके हम क्या कर सकते हैं, संप्रदान कारक को ढूंढ सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है, जो याद रखने योग्य है, संप्रदान कारक में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो देखते हैं हम। को, जो मैंने बताया था आपको कि कर्म कारक में भी हम को का प्रयोग करते हैं और संप्रदान कारक में भी हम को का प्रयोग करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, देखिए को परसरक का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान दोनों में प्रयुक्त होता है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। यदि को से कुछ प्रदान किया जाए, यानी को लगा करके हम किसी को कुछ दे रहे हैं, देने का भाव जहाँ हो, यानी दिया जाने का बोध हो, तो वहाँ संप्रदान कारक, कुछ प्रदान किया जाए या दिए जाने का बोध हो तो संप्रदान कारक नहीं तो कर्म कारक का प्रयोग होता है। यानी अगर देने का भाव हो तो संप्रदान कारक, नहीं तो क्या रहेगा, कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। यानी अध्यापक ने बच्चों को उपहार दिए, यानी अध्यापक बच्चों को क्या दे रहा है, देने का भाव है, तो वहाँ संप्रदान कारक रहेगा। आइए दो उदाहरणों से और समझते हैं। चहक ने नवीन को समझाया, यहाँ देने का भाव नहीं है, को का प्रयोग किया गया है। गांधी जी ने नेहरू को चुना था, यहाँ भी कोई देने का भाव नहीं है, तो यहाँ देने का भाव नहीं है, तो दोनों में क्या है, कर्म कारक है। अगले वाक्य में देखिए, अपने पुराने कपड़े भिखारियों को दे दो, यहाँ देने का भाव है, यानी भिखारियों को, यानी जो लाइन जो लाल अक्षर में दिखाई दे रहे हैं आपको कि भिखारियों को दे दो, तो यहाँ जो देने का भाव है वो क्या रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। उसी प्रकार मालिक ने नौकर को वेतन दिया, यानी देने का भाव जहाँ भी होगा, जहाँ कोई चीज़ किसी को दी जाएगी वहाँ क्या रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। ये याद करने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि को का प्रयोग जब हो रहा हो वाक्य में, जब को का प्रयोग के बाद हमें देखना हो कि इसमें कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है, तो ज़्यादातर ये देखना है यदि को का प्रयोग कहीं देने के लिए हो रहा है तो संप्रदान कारक, यदि नहीं हो रहा है तो क्या रहेगा, कर्म कारक का हम प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा संप्रदान कारक। तो आइए अब चलते हैं हम हमारे अपादान कारक की ओर और पढ़ते हैं अपादान कारक को कि अपादान कारक की क्या विशेषताएं होती है। अपादान कारक से अलग करना, से किसी चीज़ से अलग करना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या दूसरे से अलग होना, यानी एक हो उससे अलग होना पाया जाए। तुलना करना, किसी की दो व्यक्ति है, दो संज्ञा है, उनमें हम क्या करें, आपस में तुलना करें। डरना, यानी किसी से हम डर रहे हैं, हमें भय आ रहा है आदि का भाव स्पष्ट हो तो वे अपादान कारक कहलाते हैं। यानी ये भाव होने चाहिए, यदि हम तुलना कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, किसी से डरना अगर हो, किसी से अगर डर रहे हैं तो भी क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। जैसे पेड़ से फूल और पत्ते गिरे,
यानी पेड़ से कोई चीज़ें क्या हो रही है, अलग हो रही है। यहाँ देखिए करण कारक भी हमने से का प्रयोग किया था, लेकिन वहाँ कोई साधन था, ये क्या साधन नहीं है, यहाँ अलग हो रहा है। यानी पेड़ से क्या अलग हो रहे हैं, फूल अलग हो रहे हैं। राकेश मोहन से लंबा है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं। यानी कि तुलना क्या कर रहे हैं कि राकेश जो है वो मोहन से क्या है, लंबा है। छोटा बच्चा सांप से डर गया, यहाँ डरने का भाव आ रहा है। यानी किससे डरा, सांप से डरा। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, यानी कि अलग हो गई। रेलगाड़ी जो है वो पटरी से क्या हो गई, अलग हो गई। जहाँ अलग करने का भाव होगा वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। पहले और दूसरे वाक्य में अलग होने का भाव है, तीसरे वाक्य में डरने का भाव है, चौथे वाक्य में तुलना का भाव है। अतः ये क्या रहेंगे, यहाँ अपादान कारक रहेंगे। अपादान कारक की यदि हमें पहचान करनी है तो क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह अपादान कारक कहलाता है। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, प्रश्न हमारा पूरा वाक्य था, इसमें जैसे ही हम प्रश्न करते हैं रेलगाड़ी कहाँ से उतर गई, पटरी से उतर गई, तो जैसे ही पटरी से उतरी तो क्या बन गया, वो अपादान कारक बन गया। यानी कि कहाँ से उतर गई, पटरी से उतर गई। तो आइए कुछ विशेष बातें जो इसकी है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो देख लेते हैं हम अपादान की। अपादान कारक में क्या है, निकलने का भाव यदि है, कहीं से कोई चीज़ निकल रही है, देखिए कहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर जा रहा है, निकलने का भाव है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ जहाँ निकलने का भाव हो वहाँ भी क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। अलग होने का भाव आपको पहले बता दिया कि अलग होने का भाव हो तो भी क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। वह ऊपर से नीचे गिर गया, यानी अलग हो रहा है ऊपर से। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है वो अलग हो रहा है पेड़ से। जिससे अलग हो रहा है, किससे हो रहा है, पेड़ से हो रहा है। कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। यहाँ से बाहर हो जाओ, कहाँ से हो जाओ, यहाँ से हो जाओ। वह ऊपर से नीचे, कहाँ से, ऊपर से, जहाँ से हो रहा है। ये ध्यान रखना कि कौन सा अपादान कारक है, पहले वाले में यहाँ से, दूसरे में हिमालय से, ऊपर से और पेड़ से, जिससे जहाँ भाव आ रहा है वही क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। आरंभ होने का भाव हो, यदि कोई चीज़ आरंभ हो रही हो, कार्य आरंभ हो रहा हो, तो भी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा कल से आरंभ हो रही है, कक्षा कब से, कल से आरंभ हो रही है, तो कल से, तो यहाँ आरंभ होने का भाव है तो अपादान कारक रहेगा। 3 दिवसीय सम्मेलन 15 से आरंभ हो रहा है, कब से आरंभ हो रहा है, 15 से आरंभ हो रहा है। यानी कि जहाँ से कोई चीज़ आरंभ होने का प्रतीत हो और से का हमें कारक चिन्ह मिल जाए तो ध्यान रखना है अपादान कारक ही होगा। तुलना करने का भाव पहले हो चुका है कि किसी से हम तुलना कर रहे हैं। गरिमा से मेघा की आवाज़ ज़्यादा सुरीली है, यानी यहाँ गरिमा से तुलना की जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार भारत सभी देशों से महान है, यानी भारत देश हमारा सभी देशों से क्या है, महान है। जिससे महान है, देशों से, यानी कि सारे देशों से क्या है, महान है। तो उसमें क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। दूरी बताने के लिए, यानी दूरी बताने में भी क्या रहता है, अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मेरा घर यहाँ से दूर है, यानी मेरा घर यहाँ से दूर है, तो दूरी बता रहा हूँ। मैं आगरा से दिल्ली जाऊंगा, मैं आगरा से दिल्ली जाऊंगा, यानी आगरा से जाऊंगा ना, तो यहाँ आगरा, यहाँ से, ये सब क्या है, दूरी बता रहे हैं। तो दूरी बताने में भी हम क्या करेंगे, अपादान कारक का ही प्रयोग करेंगे। लज्जाने में, शर्म करने अर्थ में भी, शर्म करना भी क्या होता है, वधू वर से लज्जा गई, शर्मा गई, यानी जहाँ हम क्या करेंगे, शर्म का जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ भी क्या करेंगे, हम अपादान कारक का ही प्रयोग करेंगे। डरने में पहले आ चुका है कि किसी से डरना, बच्चा सांप से डर गया, जहाँ डरने का भाव होगा वहाँ क्या होगा, अपादान कारक का प्रयोग होगा। अंतिम है सीखने में, अगर किसी से कोई चीज़ सीखी जा रही है, सीखने का भाव जहाँ होगा वहाँ भी अपादान कारक होगा। हम अध्यापक से पढ़ते हैं, हम अध्यापक से पढ़ते हैं, हम किससे पढ़ते हैं, अध्यापक से, यानी अध्यापक से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, सीखने का भाव भी जहाँ होगा वहाँ भी अपादान कारक होगा। तो अपादान कारक की ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ निकलने का भाव हो, जहाँ अलग होने का भाव हो, जहाँ आरंभ होने का भाव आ रहा हो, तुलना करनी हो किसी से, दूरी बतानी है, किसी से लज्जाना है, शर्माना है, डरने का भाव हो, सीखने का भाव हो, वहाँ क्या रहेगा, अपादान कारक ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज 3 कारक किए। पहला हमने कर्ण कारक किया, उसके बाद हमने संप्रदान कारक किया और फिर हमने अपादान कारक किया।
तो कर्ण कारक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्रिया की कर्ता क्या करता है, क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करेगा, ठीक है। और संबंध कारक की कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, यानी कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा, किसके लिए क्रिया कर रहा है, वो संप्रदान कारक रहेगा। अपादान जहाँ अलग होने का भाव हो, डरने का हो, तुलना करने का भाव जहाँ प्रकट होगा वहाँ क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ ये आपको बातें ज़रूर समझ में आई होगी और पढ़ कर के एक बार ज़रूर देखना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।